शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शिक्षक की सजा। यह बात तब की है जब मैं सरस्वती हाई स्कूल में 9वीं वर्ग का छात्र था। मुझे कान पकड़कर सारे क्लासेस में घुमाया गया था। 8वीं क्लास तक मैंने बेसिक स्कूल में पढ़ाई की थी। वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई 8वीं कक्षा से शुरू हुई थी और छात्रों को अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान और छोटे छोटे वाक्यों जैसे दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग को लिखना पढ़ना सिखाया गया था। प्रश्नोत्तर, ऐसे, लेटर, ग्रामर आदि के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया लिखाया गया था। जब 9वीं वर्ग में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हुई तब ग्रामर, ऐसे, लेटर आदि पढ़ना पड़ता था छात्रों को। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। जब भी अंग्रेजी की किताब से कोई पाठ पढ़ाया जाता था, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। मेरे घर में भी कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था जो मुझे अंग्रेजी पढ़ा सके। जो विषय विद्यार्थी की समझ में नहीं आता है उससे उसको उचाट हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे अंग्रेजी पढ़ने में बिल्कुल नहीं मन लगता था। मैं जानबूझकर क्लास में एब्सेंट भी रहने लगा। पेंडोरा इन द बॉक्स पढ़ा, लेकिन मेरी समझ में बस इतना आया कि पेंडोरा एक लड़की थी, उसी का नाम पेंडोरा है। बॉक्स का अर्थ बक्से से है जिसमें हम लोग कपड़े लत्ते, सामान आदि रखते हैं। कहानी व प्रश्नोत्तर मेरी समझ के बाहर था। अर्धवार्षिक परीक्षा करीब थी। मुझे कुछ आता ही ना था, इसलिए परीक्षा की तैयारी में मुझे कोई लेना देना नहीं था। परीक्षा का समय नजदीक आ गया, फिर भी मैं सीरियस नहीं था। मैंने अपने आप से समझौता कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अंग्रेजी में फेल तो फेल। परीक्षा के दिन मैं समय पर पहुंच गया। रमेश बाबू प्रश्न पत्र लेकर क्लास में घुसे और छात्रों को सावधान करते हुए कॉपी व प्रश्न पत्र बांट दिए। मुझे प्रश्न पत्र मिला और पढ़कर समझने का प्रयास करने लगा, लेकिन वर्णमाला एवं कुछ छोटे मोटे वाक्यों के सिवा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। 2 घंटे की परीक्षा थी। चुपचाप बैठकर समय काटना बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था और मैं आगे की बेंच में बैठा था। रमेश बाबू आते जाते मुझ पर नजर रखे हुए थे। जब वे आगे बढ़ जाते थे तो मैं बैठ जाता था। जब वे मेरी तरफ आने लगते थे तो लिखने लगता था। इन 2 घंटों में मैंने कॉपी भर दी। जब लड़के कॉपी जमा करने लगे तो आखिर में मैं भी सहमे से जमा कराया। अधिकतर लड़के हंसते खिलखिलाते निकले, लेकिन मेरी हालत सांप छछूंदर जैसी थी। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था
कि मैंने क्या लिखा है। मैं चुपके से निकलने ही वाला था कि रमन, जो मेरे पास ही बैठा करता था, उसने मुझसे पूछा, प्रदीप कैसा लिखा? अच्छा, सकुचाते हुए, सहमते हुए मैंने संक्षिप्त में उत्तर देना ही उचित समझा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रिजल्ट का वक्त आ गया। पहले ही पीरियड में रमेश बाबू एक हाथ में हाजिरी खाता और दूसरे में अंग्रेजी पेपर की कॉपियां लेते हुए प्रवेश किए। मैं तो भांप ही लिया था कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। रमेश बाबू एक एक लड़के को पास बुलाते गए, नाम और प्राप्तांक पढ़ते गए। मैं अपना नाम आने की प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहा था, लेकिन आधी से अधिक कॉपियां बढ़ जाने के बाद भी जब मेरा नाम नहीं पुकारा गया तो मेरी जान में जान आई। मैंने सोच लिया कि अब मेरा नाम नहीं आने वाला है। हो सकता है लाना ही भूल गए हों, लेकिन यहाँ तो खुदा को कुछ और ही मंजूर था। रमेश बाबू अंत में मेरा नाम बड़े ही प्यार व दुलार से पुकारे। मैं उठकर उनके करीब पहुंचा ही था कि उन्होंने मेरा दाहिना कान कसकर मचोड़ते हुए छात्रों को संबोधित करते हुए बोल उठे, ये देखो प्रदीप का कमाल। सौरभ, विष्णु, हरीश्वर सब इधर आओ, देखो तो कैसा कमाल किया है। सारा का सारा क्वेश्चन ही उतार दिया, वो भी सीरियली। वाह, खूब। 20 वर्षों से कॉपी जांच की, लेकिन ऐसा आज तक नहीं देखा। मेरा कान रमेश बाबू पकड़े ही हुए थे। जोर से ऐंठते हुए बोले, इसको तो इनाम मिलना चाहिए, क्यों सौरभ? मैं विवश खड़ा सब कुछ सहन कर रहा था। इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी ना था। चलो इसे सभी क्लास में घुमाते हैं, हेडमास्टर नेमा जी के पास लेकर चलते हैं। रमेश बाबू मेरा दाहिना कान पकड़ते हुए मुझे क्लास 8 से लेकर 11 तक घुमाते रहे और सभी को बताते गए कि मैंने उत्तर लिखने की बजाय पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही उतार दिया था। लड़के तो लड़के, टीचर भी इसमें रुचि लेने में कोई कोताही नहीं बरत रहे थे। हेडमास्टर साहब बुजुर्ग आदमी थे, दुनिया देखी थी। उन्होंने इस इशू को दूसरी तरह से लिया। लड़का कितना इनोसेंट है कि जब आंसर नहीं सूझा तो क्वेश्चन ही उतार दिया। रमेश बाबू, लड़का बेदम हो गया है रोते रोते, बहुत हो गया। अब इसे मुंह हाथ धुलवा कर घर भिजवा दीजिए। नेमा जी एक सांस में आदेश देकर अपने चैम्बर में चले गए। मथुरा के साथ मुझे घर भेज दिया गया। घर तो आ गया, लेकिन मन मस्तिष्क अपमानित होने से इतना दुखित था कि कुछ भी काम में जी नहीं लग रहा था। कान की पीड़ा बेचैन कर रही थी, सो अलग। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। कैसे इस अपमान का बदला लिया जाए? तरह तरह के गंदे भाव मन में उठ रहे थे। अंत में मैंने संकल्प लिया कि पूरी मेहनत
व ईमानदारी से पढ़ूंगा और आने वाली वार्षिक परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करूंगा। अंग्रेजी को जड़ से मजबूत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। रात भर मैं इसी सोच में जागता रहा, योजना बनाई कि अंग्रेजी के चलते अपमानित होना पड़ा है, इसलिए सबसे पहले इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। मैंने मुख्य मुख्य पुस्तकों की सूची तैयार कर ली। सुबह होते ही दादी से 100 रुपए लिए। उस समय पुराना बाजार धनबाद के स्टूडेंट स्टोर में सभी विषय की किताबें मिलती थी। मैंने एक भार्गव डिक्शनरी, गोल्डन इंग्लिश ग्रामर, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, फ्री इंडिया रीडर बुक हिंदी अर्थ के साथ सभी किताबें लेकर शाम को घर आया और पढ़ने का रूटीन बना लिया। फिर क्या था, धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ती रही। अपने वर्ग में उन लड़कों का साथ छोड़ दिया जिन्हें पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। मैंने हरीश्वर, जो बहादुरपुर से पैदल ही स्कूल आया करता था तथा पढ़ने लिखने में अव्वल था, उसको अपना दोस्त बना लिया और मिलकर पढ़ने लगा। ग्रामर और ट्रांसलेशन नियमित रूप से बनाने लगा। धीरे धीरे सब कुछ समझने बूझने लगा। जितनी कहानियां एवं कविताएं थी, सभी का सारांश याद कर लिया। अंग्रेजी का वर्ड स्टॉक बढ़ाया तथा शब्दों की स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दिया। उन सभी नियमों को आत्मसात किया जिनसे अंग्रेजी शब्दों की रचना होती है। हरीश्वर खाली पीरियड में भी पढ़ा करता था। अब हम लोग एक ही विचार के दो लड़के हो गए। हम साथ साथ समझने बूझने लगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमने मिलकर की। परीक्षा हुई। मैंने सभी अंग्रेजी प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखा। अब तक मुझे मालूम भी होने लगा था कि क्या सही उत्तर है और क्या गलत। कड़ी मेहनत, ईमानदारी, नियमित पठन पाठन एवं अभ्यास ने रंग लाया। फलस्वरूप वार्षिक परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। रामेश्वर बाबू ने मेरा अंग्रेजी का मार्क्स देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। खैर, रमेश बाबू के पास अब मेरे ऊपर छीटाकशी करने का कोई रास्ता ना था। हेडमास्टर नेमा जी ने अंग्रेजी की कॉपी की जांच की थी, इसलिए मार्क्स पर संदेह करना मुनासिब नहीं था। रमेश बाबू का मुंह लटका हुआ था, फिर भी वे मेरे पास आए और गले लगा लिए। उनको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। यह बात उनके हाव भाव से पता चल रही थी। मैंने उनके चरण छूकर प्रणाम किया और कहा, सर, आप कान पकड़कर मुझे नहीं घुमाते तो मैं कभी नहीं सुधरता। मैं आपका बहुत आभारी हूं।
वो मुझे हाथ पकड़कर नेमा जी के पास ले गए और बोले, सर यही प्रदीप प्रसाद है जिसने अंग्रेजी में अव्वल अंक लाया है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, नेमा जी ने उत्तर दिया। नेमा जी रमेश बाबू के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। हमारे वक्त में खुशी के क्षण लोग हिप हिप हुर्रे करके प्रकट किया करते थे। हम लड़के भी क्लास से निकलते वक्त हिप हिप हुर्रे करते हुए बाहर मैदान में निकले। हरीश्वर को मेरी नजरें खोज रही थी। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि मेरी सफलता में उसका बड़ा योगदान था। अगर वह न होता तो मैं इतने अच्छे अंकों से कभी उत्तीर्ण नहीं होता। सच पूछिए तो ये मेरे लिए एक सपना ही था कि मैं इतने कम दिनों में अपने आप में इतना सुधार ला पाता। उसके बाद तो क्लास में जैसे मेरी धाक जमी तो वो कभी नहीं उखड़ी। मैं ही अकेला चश्मदीद गवाह था इस पूरे बदलाव का। मैं ही जानता था कि मैंने कितनी रातें, कितने दिन पलकों में काटे हैं। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आदमी को कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, अपितु यह आगे भी उसी जोश व खरोश के साथ जारी रही। परिश्रम की वो लड़ी कभी नहीं टूटी। जज्बा व जुनून अनवरत जारी रहा। ईमानदारी कायम रही। संकल्प को डिगने नहीं दिया गया, चाहे विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना हो। 10वीं कक्षा में किताबें बदल गई। कुल 3 किताबें निर्धारित थी। इन्हें 10वीं एवं 11वीं के दिनों में पढ़ना होता था। सिलेबस आसान नहीं था अंग्रेजी का। मैट्रिक में ज्यादातर लड़के अंग्रेजी में ही असफल होते थे। मैं दुगने उत्साह से पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ। खाली समय में अपने सहपाठियों को अंग्रेजी बुक पोर्शन पढ़ाने लगा। यह एक अनहोनी बात हो गई कि जिस क्लास में मैं पढ़ता था उसी क्लास के छात्रों को पढ़ाने लगा। यह बात फैलने में देर नहीं लगी। शहर के लड़के मुझसे डाउट पूछने लगे। रमन और मैं अंग्रेजी के एक एक पाठ बड़े ही ध्यान से पढ़ते तथा आपस में स्पेलिंग भी एक दूसरे से पूछकर ही पक्की कर लेते थे। यह तैयारी क्लास में पाठ पढ़ाए जाने से पहले ही पूरी कर ली जाती थी ताकि पढ़ाते वक्त समझने में कोई कठिनाई ना हो। यह सुझाव हरीश्वर का था। हरीश्वर देहाती लड़का था, लेकिन पढ़ाई के मामले में शहरी लड़कों का कान काटता था। उसकी यही विशेषता ने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया था, जो 11वीं के अंतिम दिनों तक बना रहा। शिरीष, जो अंग्रेजी में सर्वोच्च अंक लाता था, मेरे को सरपास करने नहीं देना चाहता था। मैं इस बात को भांप गया था तथा तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता था। 10वीं कक्षा के सभी विगत प्रश्नों की सूची तैयार कर ली थी। हम दोनों ने आपस में पोर्शंस बांट लिए थे। हमने धीरे धीरे सभी संभावित प्रश्नों का हल करना शुरू किया। उन पर हमारा नियंत्रण भी हो गया। परिणाम इतना अच्छा निकला कि हमारे मन मस्तिष्क से परीक्षा का डर रफू चक्कर हो गया।
परोक्ष रूप से एक और भी लाभ हुआ कि हम उसी तौर तरीके से अन्य विषयों की भी तैयारी करने में जुट गए थे। जब हाफ ईयरली एग्जाम हुई तो परिणाम चौंकाने वाला आया। क्लास में हरीश्वर 3rd और मैं 5th हुए। वार्षिक परीक्षा में हम क्रमशः 3rd और 4th हुए। अब मेरे बारे में छात्र एवं शिक्षक पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि मैं किसी न किसी दिन अपने वर्ग में अव्वल ना आ जाऊं। 11वीं की प्री टेस्ट प्रोग्राम निकल गया। मैंने जी तोड़ मेहनत की। परीक्षा बड़ी ही सावधानी से दी। जिस दिन परीक्षा का फल निकलने वाला था, मैं किसी घरेलू कारण से स्कूल नहीं जा सका। दोपहर को मेरा दोस्त एवं सहपाठी दौड़ता हुआ मेरे घर आए और मुझे पकड़कर किनारे ले गए। बोला, प्रदीप, तुम टेस्ट में फर्स्ट कर गए हो। अभी अभी चार्ट देखकर आया हूं, मिठाई खिलाओ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने कहा। यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। विष्णु ने अपनी बात रखी। हम उसी घड़ी चल दिए। स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास कई लड़के जमे हुए थे। मुझे देखते ही एक स्वर में बोल उठे, प्रदीप, प्री टेस्ट में तुम फर्स्ट हो। नेमा जी तुम्हें बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। देखा, हल्ला गुल्ला सुनकर नेमा जी हमारी ओर ही आ रहे थे। उनकी नजर मेरे ऊपर ज्यों ही पड़ी, उन्होंने मुझे पास बुला लिया और बोले, हैव यू सीन योर रिजल्ट? नो सर, मैंने जवाब दिया। यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, वेल डन माई बॉय, कहकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपा दी। मैंने उनके चरण छूने जो ही झुका कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। आज इस बात को सालों बीत चुके हैं, लेकिन नेमा जी की यादें अब भी जीवंत हैं और मुझे जब जब वो घड़ी याद आती है, मैं रोमांचित हो जाता हूं। यही नहीं, मुझे ऐसा आभास होता है कि वो मेरे आसपास ही अपने आशीर्वाद के साथ खड़े हैं। आज की दूसरी कहानी है जिंदगी के दायरे। नीचे का कमरा साफ करते करते कमला का हाथ पुरानी काठ की अलमारी के ऊपर गया तो जैसे हाथ में कुछ चुभा। अरे, हाथ में तो आईने से चोट लग गई। यह वही आईना था जिसमें उसकी यादें बसी थी। उसे खिड़की की रोशनी के पास जाकर देखा तो एक दूसरी कमला नजर आई। आईना उस कमला को ढूंढ रहा था जिसकी जान था वह आईना। खिलखिलाती गुलाबी गालों को झुर्रियों ने ढक लिया था। मखमली गुलाब सी पंखुड़ियों वाले होठों को वक्त का रंग चढ़ गया था। बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ सी गई थी। चमकते कपोल पर बिंदी तो थी, पर वह चमक ना थी। कान में बड़े बड़े कर्णफूल पहनने वाली का कान आज सोना था। काले घने घुटनों तक के बाल कमर के ऊपर आ पहुंचे थे, जिस पर कहीं कहीं तजुर्बे का रंग चढ़ गया था।
लचीला बदन थोड़ा ठहर और जिम्मेदारियों की वजह से झुक गया था। आज आईना बोल पड़ा, तूने खुद को खो दिया कमला। तू तो वह नहीं जिसे मैं निहारा करता था। तू तो कोई थकी हारी निराशावादी बूढ़ी महिला लगती है। वह मात्र 35 साल की थी, पर विचारों से 57 की हो गई थी। आईने ने उसे झकझोर दिया, कौन है तू? हाथ का पोछा दूर झटक वह आईने के साथ वहीं खिड़की के पास अपने पुराने टूटी कुर्सी पर बैठ गई, जहां वह उसी आईने में खुद को घंटों निहारा करती थी। मां की अचानक मृत्यु के कारण कब वह घर की बेटी से घर की मां बन गई, उसे पता ही ना चला। 16 साल की कमला जिम्मेदारियों में फंस आज 35 के बाद खुद को आईने में देख रही है। इन तमाम सालों में उसने आईना तो कई बार देखा, पर आज पहली बार आईना उसे देख रहा था। सब अपने अपने जीवन में मशरूफ हैं। कमला कब तक त्याग करे? कमला के पास परिवार के नाम पर भाई बहनों का सप्ताह में एक बार फोन आता है। भाई जिम्मेदारी के नाम पर जो कुछ पैसे भेजता है, उसका भार उसके एहसान से कम था। कमला का एकमात्र साथी उसका अकेलापन था। आज आईने ने कमला को उसे मिलाया था। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। फ्रॉक और जीन्स पहनने वाली कमला आज एक पतले सूती साड़ी में खड़ी थी। उसी काठ के अलमारी को खोला तो आज भी उसके कुछ कपड़े उसी तरह तह किए हुए थे जैसे मां ने रखे थे। मां इसी कमरे में सोती थी। उनके जाने के बाद इस कमरे में आने की किसी की हिम्मत न। छोटी हो गई है। फिर रख दिया। मां ने जो लाल गाउन बनवाया था उसके 16वें जन्मदिन के लिए, उसे निकाला। इतना गाढ़ा रंग अब नहीं, उसे भी रख दिया और आकर उसी कुर्सी पर बैठ गई। मन में ऊहापोह लगा रहा, इस बंद कमरे में मुझे कौन देख रहा है? एक बार पहन के देखती हूं। मां ने बड़े पसंद से बनवाया था। मन ही मन बड़बड़ाई। कमला ने जब वो गाउन पहना तो उसका चेहरा खिल उठा। झुर्रियां कम हो गई थी। गाल गुलाबी तो नहीं, पर थोड़े तन गए थे। मुस्कान की वजह से होठों का रंग भी बदल गया था। फिर जाकर उसने खुद को बड़े आईने में देखा। 22 साल बाद भी कमला का वजन न कम हुआ था न ज्यादा। सारे कपड़े उसी के नाप के थे। कुछ देर तक वह खुद को आईने में निहारती रही। आईने से ही पूछ रही थी, क्या मुझे ये पहनना चाहिए? क्यों नहीं? मन के आईने से जवाब आया। कमला ने सोचा, लोग क्या कहेंगे? मन के आईने ने कमला से पूछा, कमला, कब तक परवाह करोगी लोगों की? लोगों की वजह से अपनी खुशियों की कुर्बानी देना कहाँ तक सही है? दूसरे दिन सुबह हुई। आज वह बाजार जाने के लिए तैयार हुई तो साड़ी नहीं पहनी। उसने अपनी एक पुरानी सलवार कमीज डाली, संग एक छोटा सा झुमका पहना। सोने की छोटी सी चेन पहन ली।
खुद को आज थोड़ा छोटी महसूस कर रही थी। कम से कम 10 बार दरवाजे तक जाकर लौट आई। साड़ी पहन लेती हूँ, बाजार से आकर पहन लूंगी। मन ने धकेल कर उसे बाहर किया। कुछ दूर तक उसने नजर ना उठाई। आंखें नीची कर चुपचाप चोरों की भांति चली जा रही थी। अपने ही जीवन में अपनी ही खुशी के लिए औरों से इजाजत लेनी पड़े, ये कैसी जिंदगी है। बाजार की भीड़ में जब वह कामों में व्यस्त हुई तो वह भूल गई थी कि उसने क्या पहना है। चाल में तेजी, बात में तेजी थी। तभी एक आवाज आई, आज अच्छी लग रही हो दीदी, तुम पर ये कपड़े जम रहे हैं। जिससे वह सब्जियां लेती थी, उसकी बेटी ने कहा। यह सुन वह खुश हो गई, जैसे वह यही सुनना चाहती थी। वापस लौटते वक्त चाल में तेजी और गर्दन तनी हुई थी। आसपास वाले पहचान न पाए, उस एक शब्द ने उसमें साहस भर दिया था। आज 2 साल हो गए। कमला ने ग्रेजुएशन किया था, एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अब जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही है। 2 सालों तक लोगों ने बहुत कानाफूसी की, फिर उन्हें आदत पड़ गई। एक नई स्मार्ट जीन्स पहन के ऑफिस जाने वाली कमला की। कमला खुश थी। उसकी जिंदगी में अकेलेपन के लिए कोई जगह ना थी। अपनी जिंदगी के 22 साल जो उसने गंवा दिए थे, उन्हें अब वो जी रही थी। इतने सालों से मानो लोगों के तय किए गए दायरे में रहते रहते वह अपने आप को खो चुकी थी। आज कमला ने अपनी जिंदगी के दायरे खुद तय किए और जिंदगी को एक नया मुकाम दिया। आज की तीसरी कहानी है सफर। बात थोड़ी पुरानी है। मैं कॉलेज में था और किसी काम से दिल्ली जाना था। शायद जनवरी का महीना होगा। तो मम्मी के कहने पर पापा ने एसी में टिकट करवा दिया। अब क्योंकि एसी में अमीर लोग बैठते थे, तो हम भी पहुंच गए स्टेशन, सबसे अच्छी जैकेट पहन के। मेरे लाख मना करने के बाद भी पापा कड़ाके की ठंड में मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे। वो रिजर्वेशन चार्ट में मेरा नाम ढूंढ रहे थे। ट्रेन की सीटी बजी और मैं ट्रेन में चढ़ गया। वहां एक ऐसा किस्सा शुरू हुआ जिसे शायद मैं कभी ना भूल पाऊं। मेरे सामने जो अंकल बैठे थे वो उम्रदराज तो थे, पर बूढ़े नहीं थे। उनकी दाढ़ी के कुछ बाल सफेद, कुछ काले थे। वो मुस्कुराते हुए अपने डिजिटल कैमरे से स्टेशन की तस्वीर ले रहे थे और मैं सोच रहा था कि इस धुंध में वो फोटो ले रहे हैं, क्या ही फोटो आएगी। खैर, स्टेशन खत्म होते ही सब काला हो गया। वो तस्वीरें देखने लगे और मैं अपने मोबाइल में आतिफ असलम के गाने। मैंने जैसे ही ईयरफोन्स निकाले, अंकल की आवाज आई, बेटा आप कहाँ तक जाएंगे? मैं,
अंकल दिल्ली तक। और आप? अंकल कहते हैं, मैं तो फैमिली टूर पर निकला हूं। मैं, पर यहां तो कोई नहीं है, वो लोग आगे चढ़ेंगे क्या? अंकल, बेटा मेरी फैमिली बस मैं ही हूं। थोड़ा अटपटा लगा मुझे, लेकिन अगला सवाल पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। शायद उन्हें बुरा लगता। मैं वापस लग गया अपने मोबाइल में और कॉलेज की कुछ पुरानी तस्वीरें देखने लगा। कुछ बहुत ही मजेदार थी। मतलब शायद सबसे अच्छी तस्वीरें वो होती हैं जिन्हें आप फेसबुक पर नहीं लगा सकते। मैं उन्हें देखकर हंसी रहा था कि अंकल बोले, बेटा आपको ये कैमरा चलाना आता है? इसमें कुछ फोटो डिलीट करनी है। अंकल आप चाहते हैं तो मैं देख लेता हूं। उनके कैमरे में खींची गई अधिकतर तस्वीरें खराब थी, कुछ धुंधली थी, कुछ हिली हुई। शायद शौक के लिए लिए होंगे। उन्हें फोटो डिलीट करना सिखाते सिखाते उनके बारे में एक बात पता चली। उनके हाथ थोड़े कांपते थे। खैर, धीरे धीरे लाइट बंद होती गई और लोग सोने लगे। मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती थी, तो मैं चादर ओढ़ गाने और करवट बदलने लगा। जब फिर भी नींद नहीं आई तो सोचा कि किताब पढ़ लेते हैं। घड़ी में रात के 1 बज रहे होंगे और मैं उठ गया अपने बैग से किताब निकालने। उठा तो देखा अंकल भी जागे हुए थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछ लिया, अंकल सोए नहीं आप? अंकल, बस नींद नहीं आ रही तो सोचा खुद से बातें कर लूं। मैं, खुद से बातें कौन करता है? अंकल, अरे क्यों नहीं, तुम नहीं करते? वैसे तुम करते क्या हो? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, 3rd ईयर। अंकल, बहुत अच्छा, तो आगे जाके क्या सोचा है? मैं, अंकल मेरा यूएस जाने का मन है, एमएस करूंगा, फिर देखा जाएगा। अंकल, माँ बाप से दूर रह लोगे? मतलब कुछ टाइम के लिए तो हो ही जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा वापस। अंकल, बेटा अक्सर लोग वापस नहीं आते। मेरा बेटा 3 साल से नहीं आया। मैं, आपका बेटा, आप तो कह रहे थे। अंकल, मेरा इकलौता बेटा यूएस में है, अपने बच्चों के साथ वो वहां सेटल हो गया है। मेरी वाइफ नहीं है, वो बुलाता है मुझे वहां, पर मैं जाना नहीं चाहता ये सब छोड़ के। मैं, अंकल बुरा मत मानिएगा, पर ऐसे अकेले आप बोर नहीं हो जाते? अंकल, कोशिश करता हूं बिजी रखूं अपने आप को। हाँ, बस कभी कभी नींद नहीं आती तो अजीब लगता है। मुझे लगा अंकल को शायद बुरा लगा मेरी यूएस वाली बात का, तो उनका मन रखने के लिए मैंने कहा, अंकल आप फोटो अच्छी खींचते हैं, आपको फोटोग्राफी का शौक है क्या? अंकल, मुझे बुरा नहीं लगा तुम्हारी किसी भी बात का। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मतलब शायद मेरे बड़प्पन का जवाब उनके तजुर्बे ने दे दिया। मैं मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अपने बैग से वो किताब निकाली और पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद अंकल धीरे से बोले, आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? अंकल, पढ़ना भी और लिखना भी।
वैसे लिखना छूट गया है। अंकल, अरे वाह, क्या लिखते हैं आप? मैं, पोएम्स, शायरी और ऐसी कहानियां जिनमें लोग अपने आप को ढूंढ सकें। अंकल, छोड़ क्यों दिया, लिखा करिए। मैं, अंकल टाइम नहीं मिल पाता, कॉलेज में कॉलेज का काम, घर में घर के काम, बाद में जब टाइम मिलेगा तो फिर से शुरू कर दूंगा। अंकल, बेटा वो टाइम सबके लिए वापस नहीं आता। मतलब? अंकल कहते हैं, तुम्हें मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मुझे घूमने और फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक खुशी होती थी किसी स्टेशन पर पहली बार उतरने में, वहां की तस्वीर लेने में। मेरी कुछ तस्वीरें एग्जीबिशन में भी लगती थी, पर जिम्मेदारियों के नाम पे बहुत सारे स्टेशन छूट गए। वक्त निकलता गया पर मिला नहीं। मैं, पर अब तो आप सारे स्टेशन घूम सकते हैं ना? अंकल, मेरे हाथ कांपते हैं अब। तस्वीरें तो तुमने देखी हैं, हंसते हुए। खैर छोड़ो, ज्यादा बोलूंगा तो सोचोगे अंकल कितना बोलते हैं। घर कहाँ है तुम्हारा? मैं, अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लखनऊ से हूं। वैसे अंकल, आपसे एक बात पूछूं, आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते? या आप अकेले हैं तो वो क्यों नहीं आ जाते आपके पास? अंकल, यहाँ मेरा मकान है, एक आध रिश्तेदार है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, और वो इंडिया आना नहीं चाहता। इत्तेफाक देखो, उसी के लिए बनवाया था ये सब, और आज वही नहीं है यहाँ। मैं, आपको अकेला नहीं लगता? अंकल, बेटा अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। बीच बीच में चादर से झांक के अंकल को देख रहा था। वो सो गए थे थोड़ी देर बाद, पर वो ट्रेन का सफर उनके लिए कुछ घंटों से बहुत लंबा था, शायद जिंदगी भर का सफर। किसी तरह रात बीती और ठिठुरती ठंड में दिल्ली आ गया। अंकल को आगे तक जाना था। मैंने अपनी किताब बैग में डाली और अंकल को नमस्ते कहकर निकल गया। मैं नीचे उतरा ही था कि जोर से आवाज आई, बेटा। मैंने पलट कर देखा तो अंकल थे। उनके हाथ में उनका कैमरा था। वो बोले, स्माइल प्लीज, और स्टेशन की उस भीड़ में एक तस्वीर ले गए मेरी। अजीब बात पता है क्या थी? इन सब के आखिर में न उन्होंने मेरा नाम पूछा, न मुझे उनका नाम याद रहा। काश याद रहता तो उनसे वो तस्वीर मांग लेता, तो उन्हें अपनी पहली किताब भेज देता। वैसे काश से अच्छा लफ्ज उम्मीद है। उम्मीद करता हूं फिर से मिलेंगे कभी, किसी नए स्टेशन की भीड़ में, कुछ धुंधली सी तस्वीर में। आज की चौथी कहानी है, दीप्ति अचानक नींद से उठकर बैठ गई। कुछ देर तक अपने आसपास ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि अभी कुछ देर पहले तक वो सपनों के संसार में गोते लगा रही थी। घड़ी पर उसकी नजर पड़ी तो देखा सुबह के 4 बज रहे थे। स्वयं से ही बातें करते हुए उसने कहा, ओह, आज फिर से वही सपना, कितना जीवंत। सुबह का सपना तो सच होता है, तो क्या सचमुच ये भी कभी सच होगा?
क्या मैं भी जा सकूंगी अपने आराध्य के शहर? एक बार फिर रोशन से बात करके देखूंगी कल। पति रोशन पर एक नजर डालकर दीप्ति फिर से सोने की कोशिश करने लगी। सुबह नाश्ते के वक्त दीप्ति ने रोशन से कहा, सुनो, थोड़ी देर के लिए अखबार नीचे रखो, मुझे कुछ बात करनी है। क्यों, अखबार पढ़ते हुए मेरे कान नहीं चलते क्या? बोलो जो बोलना है। रोशन ने बिना दीप्ति की तरफ देखते हुए कहा। दीप्ति ने अपने सपने के बारे में रोशन को बताया और बोली, बस एक बार ले चलो ना मुझे मेरे महादेव के पास। रोशन ने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारे बेतुके सपनों को सच करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जाना है तो अकेली चली जाओ, कोई बच्ची नहीं हो तुम। और अपने दफ्तर के लिए निकल गया। दीप्ति हमेशा ही रोशन के वक्त के लिए तरसती थी, लेकिन रोशन या तो अपने काम में ही व्यस्त रहता था या फिर अखबार और मोबाइल में। जब दीप्ति उससे शिकायत करती तो वह कहता, इतने सालों से तुम्हें झेल रहा हूं, अब क्या अब भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें पूरा वक्त दूं? कभी कभी दीप्ति का भी जी चाहता था वो भी रोशन को इसी तरह झिड़कते और कहे कि जिस तरह वो अपने काम के बाद ही दीप्ति को रखता है, उसी तरह दीप्ति के काम भी जरूरी हैं। वो हर वक्त उसकी मर्जी से उसके लिए, उसकी जरूरतों के लिए उपलब्ध नहीं रह सकती। लेकिन फिर एक अजीब सा डर उसके मन में घुमड़ने लगता कि कहीं रोशन उसे अकेला छोड़कर चला गया तो वो क्या करेगी। बचपन से ही अकेले छोड़े जाने के डर से वो घर के सदस्यों से लेकर दोस्तों तक हर बात चुपचाप मान लेती थी। और अब शादी के बाद भी उसकी यही स्थिति थी। बावजूद इसके वो हमेशा से अकेली ही तो थी। उसके सुख दुख, पसंद नापसंद, इच्छा अनिच्छा की परवाह थी ही किसे। सबके लिए वो जरूरतें पूरी करने वाली एक मशीन भर थी। अकेली चली जाओ, ये शब्द दीप्ति के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। आसपास लोगों की भीड़ देखकर उसे अजीब सी बेचैनी होती थी। अकेले सफर करना उसके लिए नामुमकिन था, ये रोशन जानता था। दीप्ति की आंखों से बहते हुए आंसू जब उसकी हथेली पर गिरे तब उसकी आंखें खुली। अपने आंसू पोंछते हुए उसने अपने कंधे पर हाथ रखा और स्वयं को समझाने के अंदाज में बोली, बस दीप्ति, तू क्या अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए सब पर निर्भर रहती है? तुझे समझना ही होगा कि तेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि तू भी अपनी परवाह करना बंद कर दे। चल उठ, अपना हाथ थाम और जिंदगी में आगे बढ़। चल अपने सपनों को सच करने। लेकिन अगर रोशन नाराज हो गए तो
दीप्ति के घबराए हुए दिल ने जैसे उससे कहा। अपनी घबराहट को संभालने की कोशिश करते हुए उसने फिर अपने आप को समझाया, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही अनेक विचार उसके दिलो दिमाग में घुमड़ रहे थे। कुछ दिन तक आत्ममंथन करने के पश्चात आखिरकार दीप्ति ने तय कर लिया कि अपने डर का सामना करते हुए वो अकेली सफर पर जाएगी। शाम को जब रोशन घर लौटा तब दीप्ति ने उससे पूछा, मैं अकेले सफर करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान अलमारी में एक जगह रख दिया है। खाने के लिए बाई को सब बता दिया है। क्या मैं कल जाऊं? जब तुमने सब तय कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? रोशन के स्वर में बेरुखी थी। दीप्ति का जी चाहा वो चीख कर कहे, जब तुम अपनी मर्जी से बिना मुझे बताए अपने फैसले लेते हो तब सब सही होता है। आज मेरी बात आई तो बेरुखी झलकने लगी। लेकिन बेकार का विवाद ना हो इसलिए हमेशा की तरह वो चुप रह गई। लैपटॉप पर अगले दिन की टिकट बुक करने के बाद दीप्ति सोने चली गई। उसके मन में एक तरफ उत्साह था तो दूसरी तरफ अनजाना सा डर भी। अगले दिन जब दीप्ति के स्टेशन जाने का वक्त हुआ तो उसने रोशन को फोन किया, क्या मुझे स्टेशन तक छोड़ दोगे? शहर में ऑटो रिक्शा की कमी नहीं है, बोलकर रोशन ने फोन रख दिया। दीप्ति ने फिर अपने आप को समझाया, बस अब और नहीं। अपना बैग उठाकर पहली बार दीप्ति ने आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर कदम निकाले। स्टेशन पहुंचकर जब वो ट्रेन में अपनी निर्धारित सीट पर बैठी तो उसकी धड़कनों की रफ्तार मानो दोगुनी हो गई थी। अगल बगल बैठे अनजान लोगों को देखकर अंदर से वो बहुत डर रही थी, लेकिन भरसक कोशिश कर रही थी कि उसका डर उसके चेहरे पर ना झलके। खुद को सहज करने के लिए उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और उसमें डूबने की कोशिश करने लगी। रेलगाड़ी के आगे बढ़ने के साथ साथ अब अंधेरा भी पांव तेजी से पसार रहा था। अपने साथ लाया हुआ खाना खाकर दीप्ति अपनी बर्थ पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। विचारों में डूबते डूबते जैसे तैसे रात गुजरी। अगली सुबह जब रेलगाड़ी अपने आखिरी पड़ाव पर रुकी तब प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए सहसा दीप्ति को यकीन नहीं हुआ कि वो अपने सपनों के शहर में थी, अपने महादेव के बहुत नजदीक बनारस में। बनारस जो नगरी है देवों के देव महादेव की, नगरी है प्रेम की, मोह से मुक्ति की। फिर भी जो एक बार यहाँ आ जाता है वो इसके मोह पाश में ऐसा बन जाता है कि जीवन भर
इस बंधन को तोड़ नहीं पाता है। बनारस में कदम रखते ही अकेले सफर करने का दीप्ति का डर अब मन से पूरी तरह जा चुका था। उसने सोचा एक बार रोशन को फोन कर ले, फिर ये सोचकर फोन रख दिया कि डर डर कर बहुत परवाह कर ली मैंने। अब दूसरों की बारी है अपनी तरफ से निभाने की। अपने ठहरने के लिए दीप्ति ने पहले से ही होटल बुक कर लिया था। ऑटो वाले को होटल का नाम बताकर वो चल पड़ी बनारस की गलियों में। दीप्ति के उत्साह का आज ठिकाना नहीं था। अपने जीवन के 2 बड़े डरों से मुक्ति पाकर वह खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया। अपने कमरे में पहुंचकर फ्रेश होने के बाद वो सबसे पहले अपने महादेव के दर्शन करने काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ निकली। संयोग से आज दर्शन के लिए ज्यादा लंबी कतार नहीं थी। जब वो महादेव के समक्ष पहुंची तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसके लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि जिनके दर्शन उसने हमेशा सपने में किए थे, आज वो सचमुच उसके सामने प्रत्यक्ष थे। दर्शन करने के बाद घूमते घूमते दीप्ति गंगा घाट पहुंची। वहां किनारे किनारे छोटी मोटी कई तरह की दुकानें सजी थी। कहीं फूल मिल रहे थे, कहीं आरती का सामान, कहीं पंडित जी बैठकर लोगों का भविष्य बता रहे थे। दीप्ति की नजर एक कोने में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला पर पड़ी जो चूड़ियां बेच रही थी। दीप्ति उसके पास पहुंची। चूड़ियां देखते हुए वो बीच बीच में बूढ़ी महिला को भी देख रही थी। उसे यूं अपनी तरफ देखते हुए पाकर महिला ने पूछा, क्या बात है बिटिया, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाची जी, दीप्ति घबरा कर बोले। चाची भी कहती हो और घबराती भी हो, बताओ क्या बात है, कोई परेशानी है क्या बिटिया? बूढ़ी महिला ने फिर कहा। उनकी बात सुनकर दीप्ति बोली, चाची जी, मैं सोच रही थी आप इस उम्र में भी काम क्यों कर रहे हैं? बस इतनी सी बात बिटिया। आज पहली बार किसी ने मेरे जीवन के बारे में जानना चाहा है, तो सुनो। सारी जिंदगी मैंने अपने परिवार पर न्योछावर कर दी, जैसा कि ज्यादातर स्त्रियां करती हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, उनकी अपनी दुनिया है। पति को शुरू से ही मुझसे खास मतलब था नहीं, तो मैंने सोचा खाली बैठकर बेकार बातें सोच सोचकर स्वयं को बीमार करने से अच्छा कुछ काम कर लूं। चूड़ियों का मुझे हमेशा से शौक था। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उससे ये छोटी सी दुकान सजा ली। अब वक्त भी कट जाता है और अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं पड़ता। बूढ़ी महिला ने दीप्ति के हाथ में उसकी पसंद की चूड़ियां पहनाते हुए कहा,
दीप्ति ने हैरानी से पूछा, आपको डर नहीं लगा कि आपके परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, या फिर आपकी दुकान अगर नहीं चली तो क्या होगा? बिटिया, हम स्त्रियां अपनी आधी जिंदगी तो ऐसे ही डरों के साये में गुजार देती हैं कि कहीं पिताजी नाराज न हो जाए, भाई न बुरा मान जाए, पति न छोड़ दे, बेटा न मुंह फेर ले। और इन डरों के बोझ के तले दबकर कब हमारे सपने, हमारी इच्छाएं मर जाती है, हम जान भी नहीं पाते। लेकिन अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर कम से कम इस डर से मुक्त हो ही जाना चाहिए। और रही बात असफलता से डरने की, तो अगर हर इंसान डरने लगे तो दुनिया में नित्य नए आविष्कार होंगे? क्या हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे? असफल तो वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। बूढ़ी महिला ने दीप्ति के सवालों का जवाब देते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर दीप्ति को याद आया कि जब भी वो रोशन से कहती थी कि मैं कुछ काम शुरू कर लूं, तब रोशन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, तुमसे भला क्या हो? असफल होकर मुंह लटकाए तुम्हें रसोई में ही नजर आना है। और फिर दीप्ति घबराकर अपनी योजनाओं को बक्से में बंद कर देती। गंगा घाट पर बैठी हुई दीप्ति गहरी सोच में डूब गई थी। कितनी सही बात कही चाची जी ने। मुझ जैसी पढ़ी लिखी बेवकूफ स्त्री से तो वो अशिक्षित स्त्री काबिल है और खुश है। क्या मैं ऐसी नहीं हो सकती? दीप्ति ने स्वयं से सवाल किया। उसके अंतर्मन ने उसे जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकती? एक बार स्वयं पर भरोसा करके कदम आगे तो बढ़ाओ। मन ही मन कुछ तय करके दीप्ति वहां से निकल ही रही थी कि अचानक उसकी नजर पास में हो रहे शोर शराबे पर पड़ी। उसने देखा एक आदमी किसी महिला का पर्स लेकर भाग रहा था, लेकिन वहीं खड़े एक कुत्ते ने उस पर झपट कर उसकी मंशा को नाकामयाब कर दिया था। अब आसपास मौजूद लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। कुत्ते से बहुत डरने वाली दीप्ति मन ही मन हनुमान चालीसा का जप करते हुए वहां से जाने लगी, तो देखा उसने चोर के मारे हुए पत्थर से कुत्ते के पैर पर गहरी चोट आई थी और खून बह रहा था। कुत्ते की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। दीप्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने पर्स वाली महिला से कहा, बहन जी, वो कुत्ते के पैर पर चोट लगी है, आसपास से कोई दवा मिले तो लगा दीजिए। उस महिला ने बेफिक्री से कहा, इतनी परवाह है मैडम आपको, तो आप ही लगा कर दे दीजिए। उसकी बात सुनकर दीप्ति के मन में गुस्सा भर आया। कैसे कैसे एहसान फरामोश लोग हैं दुनिया में।
आसपास दवा दुकान ढूंढकर वहां से दवा लेकर दीप्ति कुत्ते के पास आई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुत्ते को छूने की। एक बार फिर से हनुमान चालीसा का जप करते हुए वो हिम्मत जुटाकर कुत्ते के पास बैठी और रुई में दवा लगाकर जब उसने कुत्ते के घाव पर रखा तो कुत्ता अपनी जीभ से उसके हाथों को सहलाने लगा, मानो धन्यवाद कर रहा हो। डरते डरते दीप्ति ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और अपने बैग से बिस्किट निकालकर उसके सामने रखकर चली गई। जहां कुत्ते ने उसे चाटा था उस स्थान को छूते हुए दीप्ति को एक अलग ही एहसास हो रहा था। आज पहली बार उसे किसी ने अपनेपन का एहसास दिया था। अगले 2 दिन तक दीप्ति बनारस में थी। जब भी वो गंगा घाट की तरफ जाती वो कुत्ता आकर उसके पैरों के पास बैठ जाता। पहली बार दीप्ति के पास एक दोस्त था जिससे वो बातें कर सकती थी। बनारस से जाने से पहले जब दीप्ति अपने इस दोस्त से मिलने घाट पहुंची तो ना जाने कैसे उस कुत्ते को दीप्ति के जाने का एहसास हो गया। फिर तो दीप्ति की ऑटो आगे आगे और कुत्ता उसके पीछे पीछे, जब तक दीप्ति की ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे नहीं बढ़ी वो खिड़की पर खड़ा रहा। ये लम्हा दीप्ति ने हमेशा के लिए अपने मन में कैद कर लिया था। पहली बार उसे लगा था कि कोई है जो उसका शुभ चिंतक है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी दीप्ति के सारे डर पीछे छूटते जा रहे थे। अपने महादेव की कृपा से वो एक नई ही दीप्ति बनकर अपने शहर वापस लौट रही थी। जब दीप्ति घर पहुंची तब रोशन दफ्तर के लिए जा चुका था। थोड़ी देर आराम करके सफर की थकान मिटाने के बाद उसने बिखरे हुए घर को धीरे धीरे साफ किया। शाम में जब रोशन घर लौटा और दीप्ति को देखा तो उसने मन ही मन सोचा, अब मैडम जबरदस्ती अपनी बोरिंग कहानियां सुनाकर मेरा दिमाग खराब करेगी। लेकिन उसकी सोच के विपरीत दीप्ति शांत थी। उसने रोशन से बस इतना कहा, खाना बन गया है, जब खाने का मन हो आवाज लगा देना, और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर रोशन को एक पल के लिए अजीब लगा, लेकिन फिर वो अपने फोन में डूब गया। अगले दिन रोशन के दफ्तर जाने के बाद दीप्ति ने जानवरों के लिए काम करने वाली एक संस्था में फोन किया जहां एक नौकरी की जगह खाली थी। दीप्ति को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। जब इंटरव्यू में दीप्ति से पूछा गया कि वो ये नौकरी क्यों करना चाहती है, तब दीप्ति ने कहा, मैं झूठ नहीं कहूंगी, अभी 4 दिन पहले तक मुझे जानवरों से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर एक अनुभव ने मुझे एहसास कराया
कि इंसानों से कहीं ज्यादा जानवर हमारे अच्छे और सच्चे दोस्त साबित होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे थोड़े से स्नेह के बदले ढेर सारा स्नेह वापस लौटाते हैं। इसलिए आपकी संस्था से जुड़कर मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। दीप्ति के जवाब से संतुष्ट होकर संस्था के मालिक ने उसकी नौकरी पक्की कर दी। उस संस्था में शहर भर से लावारिस घायल पशुओं को लाकर उनका उपचार किया जाता था और उनके खाने की व्यवस्था की जाती थी। दीप्ति इस संस्था के साथ जुड़कर बहुत खुश थी। पहली बार उसने स्वयं अपने लिए कोई फैसला लिया था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन का कोई अर्थ है। जब दीप्ति ने रोशन को अपने इस फैसले के बारे में बताया, तब रोशन ने कहा, चलो अच्छा है, व्यस्त रहोगी तो मेरी जान भी नहीं खाओगी। दीप्ति ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। संस्था में आए घायल पशुओं की मरहम पट्टी करते हुए दीप्ति को यूं महसूस होता जैसे उसका घायल मन भी अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था। वक्त के साथ दीप्ति ने उस संस्था में अपनी एक खास जगह बना ली थी। राज्य सरकार की तरफ से विश्व पशु दिवस पर पशुओं के लिए काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार देना तय किया गया था। इसके लिए सभी संस्थाओं ने उनके 2 काबिल सदस्यों की सूची दी थी। दीप्ति की संस्था की तरफ से दीप्ति और एक दूसरे सहयोगी का नाम भेज दिया गया। आज कार्यक्रम की शाम थी। दीप्ति बहुत उत्साहित थी। एक बार उसका जी चाहा रोशन को साथ चलने के लिए गए, लेकिन फिर उसकी बेरुखी याद करके दीप्ति ने कुछ नहीं कहा। शाम में जब रोशन घर लौटा, तब दीप्ति कार्यक्रम में जा चुकी थी। उसे टेबल पर पड़ा हुआ कार्यक्रम का कार्ड मिला। ना जाने क्या सोचकर रोशन कार्यक्रम में चला गया और जाकर पीछे बैठ गया। जब दीप्ति को पुरस्कार लेने के लिए बुलाया गया और पुरस्कार लेने के बाद उसे चंद शब्द बोलने के लिए कहा गया, तब दीप्ति ने कहा, मैं बचपन से ही बहुत डरपोक किस्म की रही हूं। अपने लिए फैसले लेने से डर लगता था मुझे। डर लगता था कि अगर अपनी मर्जी से कुछ फैसले लूं और वो किसी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो वो मुझे अकेला ना छोड़ दे। डर लगता था अकेले सफर करने से, घर से बाहर निकलकर कुछ काम करने से, कि कहीं असफल ना हो जाऊं और सबके बीच मजाक का पात्र ना बन जाऊं। और डरती थी मैं जानवरों से। लेकिन फिर मेरे महादेव ने मुझे एक सपना दिखाया और उस सपने की डोर को थामे अपने पति के कहने पर जब पहली बार मैं अकेले बनारस सफर पर निकली, तब एक एक करके मैं इन सारे डरों से मुक्त होती गई। बनारस मुक्ति और प्रेम के शहर ने मुझे सिखाया, अकेला वो होता है
जो स्वयं का हाथ नहीं थामता, जो अपने सपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए नहीं लड़ सकता, जो स्वयं से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता, किसी और को भी खुशी नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो ये कि हम इंसान कृतज्ञ हो सकते हैं, दोस्ती और प्यार के एहसास को नकार सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं। आज जब मैं अपना हाथ थाम कर जिंदगी के एक नए सफर पर चल पड़ी हूं, अकेली, तो पहले की तरह अकेलेपन का एहसास मेरे साथ नहीं है। कोई खालीपन नहीं है, कोई डर नहीं है कि लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अब मैंने खुद अपना साथ देना सीख लिया है। असफलताओं के आगे लोगों के मजाक का मुस्कुराते हुए सामना करना और अपने सपनों के लिए जीना सीख लिया है। हाथ में पुरस्कार थामे डर के आगे जीत है, ये कहावत आज दीप्ति को सच होती नजर आ रही थी। दीप्ति की बात सुनकर जहां सभी लोग तालियां बजा रहे थे, वहीं रोशन की आंखों में पहली बार आंसू थे, पछतावे के आंसू। जब दीप्ति घर के लिए निकलने लगी तो रोशन ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया। दीप्ति चौंक कर पीछे मुड़ी और रोशन को सामने देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो चुपचाप रोशन के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर उनके बीच खामोशी थी। घर पहुंचकर रोशन ने दीप्ति से कहा, हमेशा तुम्हें मुझसे बात करनी होती थी, लेकिन आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ये सुनकर दीप्ति ने हैरानी से रोशन की तरफ देखा, जैसे नए सिरे से उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। रोशन ने कहा, दीप्ति, मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरे व्यवहार से तुम्हें इस कदर चोट पहुंचती होगी। साथ रहकर भी अकेला कर दिया था मैंने तुम्हें। उन गुजरे हुए दिन के लिए, उन तकलीफों के लिए चाहे मैं तुमसे लाख माफी मांगूं, वो भी कम ही होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी खुशियों को ढूंढने और उनके साथ जीने की ठान ली है। बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि तुमने अकेले चलना सीख लिया है, लेकिन तुम्हारा ये नालायक पति आज भी कदम कदम पर तुम्हारे साथ का मोहताज है। इसे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हारा ये पति तुमसे वादा करता है कि वो आगे से तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। बस अपने व्यस्त जीवन से तुम उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेना। रोशन की बात सुनकर पहली बार दीप्ति मुस्कुराई। आज की उसकी मुस्कुराहट झूठी नहीं थी। उसने रोशन से कहा, तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ। फिर तुम्हें बनारस की अपनी नई जीवन यात्रा की किस्से सुनाऊंगी। सुनोगे ना? बिल्कुल सुनूंगा, कहते हुए रोशन भी मुस्कुराया। जब दीप्ति चाय लेकर आई, तब आदत के अनुसार
रोशन अपना फोन देख रहा था। दीप्ति को देखते ही उसने अपना फोन बंद करके किनारे रख दिया। ये देखकर दीप्ति खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर रोशन उसकी हंसी में शामिल हो गया। बनारस में मिली उन बूढ़ी महिला को मन ही मन प्रणाम करते हुए दीप्ति सोच रही थी, सचमुच जब हम स्वयं अपने आप से प्यार करना, अपनी कद्र करना सीख जाते हैं, तो ये दुनिया भी हमारी कद्र करती है और हमसे प्यार करती है।